देश फिर से विदेशी ताकतों के हाथ से गुलाम होता जा रहा है। चोरी हो रही, ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। ये गांव देहात में बसने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि उनकी जो हालत खराब हो रही है, उनके बच्चों को आने वाले समय में अधिकार मिलने वाले नहीं है। देश फिर से विदेशी ताकतों के हाथ से गुलाम होता जा रहा है। तो भारत की ज़्यादा आबादी गांव देहातों में बसने वाली है, इसलिए ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है और ये आज यहाँ समापनी कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी बात, ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले मैं बहुत ही जल्दी रामनगर गया, तो मैंने इतिहास में पढ़ा था कि सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध इस आपके जनपद में आए थे। तो आप लोग उस जनपद के लोग हो जहां पर शाक्य मुनि बुद्ध आए थे। भारत के लोगों को, और ये गांव मौर्यों का गांव है, यहाँ शाक्य लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ से आप बगल में जाओ रामनगर में, तो वहाँ अही छत्र है। अही का मतलब नाग होता है। अही यानी नाग, नागों का छत्र। यानी आप लोग और आपके पुरखे लोग नाग लोग थे और ब्राह्मण लोग उनके विरोधी थे। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो बुद्ध को नाग ने छत्र दिया था, ऐसा शिल्प भी मिलता है। बुद्ध खुद नागवंशी थे और बुद्ध यहाँ इसी जनपद में आपके बगल में रामनगर में सप्ताह भर तक रुक कर आपके ही पुरखों को, आपके 2500 साल पहले आपके जो दादा, आपके जो पुरखे होंगे, उनको उपदेश किया था। इसीलिए सम्राट अशोक यहाँ आए और उन्होंने 2 बड़े स्तूप यहाँ पर बनाए। ये जानकारी 7वीं शताब्दी में एक चीन देश से एक भिक्खु आया था जिसका नाम है युआन संग, और उसने देखकर वो किताब में दर्ज किया। आपके इतिहास को तो इन्होंने विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था, इसीलिए आपका इतिहास नष्ट कर दिया गया। मगर चीन में इसके रिकॉर्ड मिले और उसके आधार पर 150 साल पहले यहाँ उत्खनन हुआ। मगर मैं देख रहा हूँ कि ये जो बरेली लगाने वाली मशीन नहीं लगाया, तो 2014 में क्या हुआ? ईवीएम घोटाला हुआ। साथियों, 2019 में पर्ची लगाई गई, मगर किनके कारण लगाई गई? माननीय वामन मेश्राम साहब के कारण लगाई गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल की कि सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, इसलिए पर्ची लगाने वाली मशीन लगाओ। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं लगा रहा है? ये केस माननीय वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में की। तो ये काम तो कोर्ट को करना चाहिए था। अगर कोर्ट खुद मान्य कर रहा है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, तो 100 मोटिव सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट भी इस षड्यंत्र में बाद में शामिल हो गया। वामन मेश्राम साहब ने डिमांड की कि पर्ची लगाने वाली मशीन लगाओ, तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को पूछा क्यों नहीं लगा रहे हो? तो चुनाव आयोग ने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार वो मशीन लेने के लिए जिससे पर्ची निकलेगी, वो मशीन लगाने के लिए बजट नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहा है। रिकॉर्ड है ये। तो माननीय वामन मेश्राम जी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया
कि चुनाव आयोग को आने वाले चुनाव के लिए 100% वीवीपीएटी की मशीन लगाई जाए। साथियों, 2019 नजदीक आया, बीजेपी वालों को खतरा महसूस होने लगा। उनको लगा गांधी जी की हड्डी सिंगल हड्डी थी, वामन मेश्राम जी की हड्डी डबल हड्डी है, अब ये ज्यादा ताकतवर है। वामन मेश्राम के कारण बीजेपी चुनकर आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीवीपीएटी वाला फैसला जीत लिया। तो बीजेपी और आरएसएस के ब्राह्मणों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों के साथ दोबारा गुप्त मीटिंग की, और गुप्त मीटिंग में ये भागवत और इन लोगों ने उसको कहा, अब हम चुनाव हारने वाले और 2 बार घोटाला करने का आपने वादा किया है, अब क्या होगा? अगला प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा, आपके पास सत्ता है, आपके पास जज है, आपके अंडर चुनाव आयोग है, आप जो भी चाहे कर सकते हो। उन्होंने कहा फैसला वामन मेश्राम के समर्थन में आया है, इसीलिए दूसरा फैसला लाना होगा। और लग रहा था, अनाउंस हो रहा था, गिनती हो रही थी, तो बीजेपी का कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया और चुनाव अधिकारी ने उसको सर्टिफिकेट दिया कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। वहां पर सोनू किन्नर और उसके सहयोगी किन्नर खड़े थे। उन्होंने देखा कि ये तो अभी तो हम लीड में थे, अचानक हार कैसे गए। तो उन्होंने चुनाव अधिकारी को कहा, दोबारा गिनती करो, हमें विश्वास नहीं हो रहा ईवीएम पर। चुनाव अधिकारी को लगा ये लोग अभी हंगामा कर रहे हैं और बवाल कर सकते हैं, इनको यहां से भगाया जाए। तो पुलिस को कहा, डंडे का बल का उपयोग करके इनको भगाओ। उम्मीदवार को धमकी दी गई कि आप यहां से निकल जाओ। तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। पुलिस जब उनको घेर लिया तो सोनू किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए, नंगा हो गया। लोग बोलते नंगे को खुदा भी डरता है, यूपी की पुलिस डर गई। यूपी की पुलिस सोनू किन्नर के इस अवतार को देखकर डर गई और भागने लगी, डंडा छोड़कर भागने लगी। तो सोनू किन्नर के लोगों ने उनका डंडा उठाकर पिटाई करके पुलिस को भगा दिया। स्वाभिमान को ठेस पहुंची तो गुस्सा आता है। तो चुनाव अधिकारी को लगा कि कल मुझे भी कपड़े उतारकर भागना ना पड़े। तो चुनाव अधिकारी ने सोनू किन्नर को कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आइए बैठिए, पानी पीजिए, ठंडे गुस्से को ठंडा कीजिए। क्या पीते हो? चाय पीते हो? ठंडा पीते हो? क्या डिमांड है आपकी? तो उसने कहा, पहले नहीं समझ में आ रहा था ये बात, मैं तो कैंडिडेट हूं। तो उसने कहा, हम गिनती करते। गिनती की, गिनती में सोनू किन्नर विजयी हुआ। यानी आपको मेरी बात समझ में आ गई, इसीलिए आप तालियां बजा रहे हो। जिस पार्टी का वो कैंडिडेट था, उसने, उसके शीर्ष नेता ने अगर तय किया मोर्चा लेके जाएंगे, सुधरते हैं तो सुधरे, डंडा तो चलाना पड़ेगा हमें भी, चुपचाप तो बैठना नहीं होगा। अगर नहीं मानते हैं तो माननीय मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि देशव्यापी भारत बंद करेंगे ईवीएम को लेकर। नहीं मानते हो तो बड़ी एक्शन करेंगे। इसके लिए गांव-गांव में जाकर ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसका एक मकसद है, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अगर साथ में नहीं लोगे तो कौन सी लड़ाई होगी। उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर उनको समझा दो तो उनमें ताकत आएगी, उनके समझ पैदा हो जाएगी। वो गांव-गांव में जाकर प्रचार करेंगे, भारत बंद करेंगे। इसके बावजूद नहीं मानते हैं तो 2024 में लोकसभा में देशव्यापी संगठन है, 15 लाख बूथ है, 15 लाख बूथ पर 15 लाख ईवीएम मशीन रहेगा। हमारा आदमी, हमारा कार्यकर्ता
बढ़िया सा ड्रेस पहन कर जाएगा, सबको ऐसा नमस्ते जय मूल्यवासी करते जाएगा और ईवीएम मशीन को ऐसा उठाएगा और चुनाव अधिकारी को बोलेगा रिकॉर्ड कर तेरी नौकरी की मुझे चिंता, रिकॉर्ड कर मैं ही फोड़ रहा हूं, जल्दी कर, जय मूल्यवासी बोल के उसको पटक देगा। हमारे लोगों को तो नारियल फोड़ने का ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जिनको नारियल फोड़ना आता है उनको ईवीएम फोड़ना नहीं आएगा है? हमारे लोग तो नारियल फोड़ने में उस्ताद लोग हैं। ईवीएम को उठाना है, जोर से जय मूल्यवासी करके पटका कर फोड़ना है। जो ईवीएम मशीन हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को गुलाम बना रहा है, देश को गुलाम बना रहा है, उसका बंदोबस्त करना होगा कि नहीं होगा। 2024 में जो 15 लाख बूथ की तैयारी चल रही है, देशव्यापी संगठन है, तो ईवीएम मशीन जो फोड़ेंगे उनको जेल अगर हो गई तो हमारे बाकी के लोग वकील लगाएंगे, उनको रिहा करेंगे और बाहर ले आकर चौक में खड़ा करके पुष्प माला डालेंगे, बोलेंगे ये देशभक्त है, ये मौर्य जी देशभक्त है, ये शाक्य जी देशभक्त है। देश को बचाने के लिए इन्होंने ईवीएम फोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे जेल होगी, तो गांधी जी अंग्रेजों के कानून को तोड़ते थे और बार बार जेल जाते थे, तो गांधी जी अंग्रेजों का न मानकर बार बार कानून तोड़ते थे, जेल जाते थे। वो महान हो गए कि छोटे हो गए? वो तो महान हो गए। तो हम कहा छोटे होने वाले हैं? हम तो समाज की लड़ाई के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मेश्राम साहब ने महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया ईवीएम फोड़ेंगे, 2024 में फोड़ेंगे कहा, मगर एक आदमी ऐसा ही लाइव देख रहा था, नागपुर में ऐलान किया, लाइव देख रहा था, तो वहां चुनाव हुए अहमदनगर जिले में, तो वहां वोट डालने गया, उसने ईवीएम मशीन उठाया, पटक कर फोड़ दिया और वो अधिकारी पुलिस घबरा गए, उसको दबोच लिया, एफआईआर हुआ, कोर्ट में दाखिल किया और कोर्ट में दाखिल किया तो उसको कहा क्या महाशय आपको ईवीएम फोड़ा, आपको गुनाह मान्य है? उसने कहा मुझे गुनाह मान्य नहीं है, मगर मैंने ईवीएम फोड़ा ये मान्य है। मैं कौन सा गुनहगार हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जज परेशान हो गया, इसने ईवीएम मशीन फोड़ा, इसको गुनहगार कह रहा हूं, ये अपने आप को गुनहगार नहीं मान रहा है, मगर ईवीएम मशीन फोड़ा मान्य कर रहा है। तो जज साहब ने पूछा क्यों फोड़ा, तुम गुनहगार नहीं तो बताओ क्यों फोड़ा, तुम तो पढ़े लिखे हो? नहीं, बोले बस मैट्रिक हुआ है। अच्छा, कम पढ़े लिखे हो, क्यों ईवीएम फोड़ा? तो उसने कहा ईवीएम ऑटो की चोरी करती है, ये जब से मुझे पता चला मेरी नींद उड़ गई और मैं ढूंढ रहा था कि नजदीक चुनाव कब आएगा, इसीलिए मैंने ईवीएम मशीन फोड़ दिया। जज ने कहा ये किसने तुमको बताया ईवीएम ऑटो की चोरी करता है? तो उसने कहा मुझे वामन मेश्राम ने बताया। अच्छा, वामन मेश्राम, तुम जाते हो उनके प्रोग्राम को? नहीं, कभी कभार जाता हूं, जब जिले में होता है तब जाता हूं, मगर ज्यादातर मैं इनका लाइव सुनता हूं। वहां मैंने सुना, देखा, तो मैं संतुष्ट हो गया उनकी बातों से। तो जज ने कहा उन्होंने कोई सबूत दिया होगा? तो उसने कहा दिया। क्या है? तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 8 अक्टूबर 2013, वो ऐसा कॉपी दिखाकर लोगों को कह रहे ये सबूत है मेरे पास। तो मेरा और यकीन हो गया। तो जज ने कहा वो कॉपी तुमने लेकर पढ़ा? उसने कहा ये कॉपी है मेरे पास, मगर मैंने पढ़ा नहीं, मगर मेरे पास है, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो जज ने कहा वो लाओ मैं देखता हूं। तो उसने एक एक पन्ना खोल के देखा और प्यारा नंबर, परिच्छेद नंबर 29 पर लिखा है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है, इसलिए ईवीएम मशीन से पारदर्शी, भय मुक्त, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जज ने पढ़ा और उसको ऊपर से नीचे देखा, ऑर्डर दिया, बाइज्जत तुमको बरी कर दिया जाता है। क्यों? सेशन कोर्ट को लगा मैं जिले का छोटा जज हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज मान्य कर रहा है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है,
तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज को खिलाफ फैसला देना होगा। वो मैं कैसे दूं? अगर सुप्रीम कोर्ट का जज मान रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हो रहा है तो मैं क्यों ना मानो? साथियों, ये आजादी का मामला है। आपके वोटों की चोरी की जा रही है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। अब गांव देहात के लोग हो, ये लॉकडाउन में एक कानून पास किया, जो आपके पास नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी तरफ देखो। उन्होंने काला कानून पास किया, नई शिक्षा नीति। उसके अंदर उन्होंने लिखा है 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को अब पढ़ाओ नहीं, उनके बाप दादाओं के पैतृक धंधे का प्रशिक्षण दो। इसका क्या मतलब है? चमार के बच्चे को जूते वाला ट्रेनिंग दो, शाक्य मौर्य कुर्मी के बच्चों को हल कैसे जोता जाता है इसका मास्टर ट्रेनिंग देगा, कुम्हार के बच्चों को कुम्हार मिट्टी से कैसे तुम बर्तन बनाते हो। तो ये होगा, ये आपके खिलाफ हो रहा है। कोई मास्टर जी आकर तो आपको बताने वाला है नहीं। तो इसीलिए साथियों, जो काले कानून आपके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इसके लिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके विरोध में। तो सभी समस्या की जड़ है ईवीएम मशीन। आने वाले समय में जो 2024 आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए आप लग जाओ। और ये कार्यक्रम समाप्त होते ही आप जिस जिस गांव से आए हो या शहर से आए हो, आप बैठो और आपके जिले और तहसील के गांव की गिनती करो और हर दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोगों को बिठाओ, ये बातें समझाओ। फुले शाह अम्बेडकर अवतार लेने वाले नहीं है, ये उनकी विचारधारा का प्रचार और प्रसार आपको ही करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की बात को बोलकर मेरी वाणी को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का लोग जय जयकार करते थे, वो देखते थे, तो उनको लगा कि मेरे जाने के बाद ये ज्यादा जय जयकार करेंगे। तो उत्तर भारत में जय जयकार कैसे होता है? जय भीम, इतना नहीं, जय 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 भीम। तो बाबा साहब को अंदाज सही था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में मीटिंग बुलाई और कार्यकर्ताओं को केवल बुलाया और कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरा रहा अधूरा कार्य को पूरा करो और इसके लिए आप अपनी जान की बाजी लगाओ। हम लोग उनके अनुयायी है, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हम उसका डटकर मुकाबला कर कर इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों का आंदोलन है। इसको उस मकाम तक लेकर जाना होगा। यही संदेश मैं आपको बताकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इतनी तपती धूप में भी आप लोग और आसपास के गांव के लोग आए और खासकर की शाक्य और मौर्य लोग आए। जो मौर्य का खून आपके खून में है और आपका मौर्य का चिन्ह जो है एक राज्य ने उखेड़ फेंक दिया और दूसरा राज्य मनुस्मृति और परशुराम की जय जयकार करा रहा है, तो आप लोगों की तो ज्यादा जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय मूल निवासी।